अगस्त साल 2024 की वो तारीख थी जब सोशल मीडिया और अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से हमें ये खबर देखने को मिली कि बांग्लादेश के अंदर अचानक से सरकार को बदलने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पे उतर चुका है और शेख हसीना की जो सरकार है उसको गिराने के लिए तमाम लोग मुहिम चला रहे हैं। अब ये चीज़ जब निकल के सामने आई तब भारत में बैठे हम जैसे लोगों ने सोचा कि यार वो तो बांग्लादेश का मामला है, उससे हमारा क्या लेना देना, उनकी अपनी सरकार है, उसे वो गिराएं, उसे वो ख़त्म कर दें या फिर कोई नई सरकार बना दें, वो उनका अपना मामला है, उसमें हम जैसे लोगों को ज़्यादा दखल देने की या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ जब निकल के सामने आई थी सेम उसी टाइम पे कुछ ऐसे वीडियोज़ निकल के सामने आ रहे थे जहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक सोच द्वारा वहाँ के हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा। वहाँ पे कई ऐसे वीडियोस भी निकल के सामने आए थे जहाँ पे ये दिखाया गया था कि कैसे जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनके साथ गलत काम किया गया। वहाँ पे ये भी दिखाया गया कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो वहाँ की कट्टरपंथी सोच के मुस्लिम लोग हैं, वो जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट करके उनकी किलिंग का काम कर रहे हैं। जब ये तमाम चीजें निकल के सामने आई थी तब उस समय हम जैसे लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद ये हिंदू मुस्लिम भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोई प्रोपोगेंडा है। ऐसी कोई चीज बांग्लादेश में नहीं हो रही, वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं सुरक्षित हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया, शेख हसीना की सरकार गिर गई, शेख हसीना भाग के दिल्ली आती, आने के बाद दिल्ली में शरण लेती हैं। उसके बाद वहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी बनती चली गई जिसके बाद ये सवाल निकल के सामने आया हमारे देश द्वारा कि क्या वहाँ के हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और साथ ही ये भी सवाल निकल के सामने आया कि जो सरकार ये दावा करती है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू हो उनकी सुरक्षित तौर पे भारत लाने का काम करेगी, अगर कोई भी देश भारत की ओर उंगली उठा के देखता है तो उस उंगली को काटने के लिए, उस आग को फोड़ने के लिए काम करेगी और साथ ही जो भी भारत के खिलाफ जहर उगलेगा उस ताकत को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। उस सरकार से भी आज सवाल है, कितना कुछ हो रहा है, भारत के एम्बेसी पे हमला हो रहा है, वो सरकार खामोश क्यों है? और अगर हमारे देश की ही सरकार खामोश है और हमारी एम्बेसी पे हमला हो रहा है तो ऐसे हाल में फिर जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा उन अत्याचारों के ऊपर? कौन जवाब देगा हमारे एम्बेसी पे हुए उस हमले को लेके? कौन जवाब देगा दिल्ली जैसी जगहों पे हुए ब्लास्ट को लेके? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। इस चैनल के माध्यम से हम समाज में घट रही एक ऐसी घटना को आपके सामने लाते हैं जिस घटना से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तौर पे आप प्रभावित जरूर होते, भले इसके बारे में आप खुल के बातचीत करें या फिर करने से पहले अपनी रोजी रोटी और मकान के चक्कर में खामोश हो जाएं कि हम सवाल पूछेंगे तो कल को हमारे साथ कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही सवालों को हम आपके सामने लाते हैं। इस वजह से अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ जाएं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत अगस्त साल 2024 से ही हो जाती है जब शेख हसीना की सरकार को अचानक से गिराया गया था और उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे लिखा के ये आरोप लगाया गया था कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर मास किलिंग करवाई है। अब जैसे ही उनकी सरकार को गिराया जाता है वहाँ पे दंगे भड़कते हैं, वहाँ पे भीड़ हिंसक होती है, वो शेख हसीना को मारने के लिए पागल हो जाती है। उस दौरान शेख हसीना की जो आर्मी है उसने शेख हसीना से कहा था कि अगर आप अपना इस्तीफा साइन करके हमको दे दें तो हम आपको सुरक्षित कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अब बात जब अपने जान पे आई तो शेख हसीना को कुछ समझ में आया नहीं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो बांग्लादेश से भाग के भारत आती हैं और भारत में आके शरण ले लेती हैं। इसी के बाद से आज तक शेख हसीना भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपने एक आवासीय घर में ठीक ठाक तरीके से रह रही हैं। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल भी रही थी। साल गुजरता चला गया, साल 2025 आ गया, लेकिन इसी दौरान साल 2025 में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और साथ ही उनकी पुरानी फाइलें खोली जाती हैं। अब जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनकी पुरानी फाइलें खोली गई, इसी दौरान शेख हसीना को वहां की अदालत ने तमाम मामलों में दोषी पाया और साथ ही ये फैसला सुनाया कि शेख हसीना ने चूंकि सैकड़ों लोगों की जान ली है, वहां पे मास किलिंग करवाई है, इस वजह से शेख हसीना को सजाए मौत की सजा दी जाती है। अब ये सजा जब शेख हसीना को मिल गई, इसी के बाद से बांग्लादेश की सरकार ने भारत की सरकार से गुहार लगाई कि शेख हसीना वहाँ की मुजरिम है, इस वजह से उनको बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए। लेकिन भारत की सरकार ने कहा कि हम ऐसे आपको उनको नहीं सौंप सकते, अगर आपको शेख हसीना को लेके जाना है तो आप आइए, हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करिए, मुकदमा जीत लीजिए, उसके बाद आप शेख हसीना को लेके जा सकते हैं। यहीं से भारत सरकार ने जो स्टैंड अपनाया, जो वहाँ की सरकार है वो भारत की सरकार से ठीक ठाक तरीके से नाराज है और भारत के खिलाफ आए दिन प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश करता रहता है।
ये तमाम चीज़ें भी गलीमत थी। लेकिन इसी दौरान 12 दिसंबर साल 2025 की वो तारीख थी जब वहाँ पे एक स्टूडेंट लीडर जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता था, जो अक्सर शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए प्रोग्राम बनाया करता था और जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी ढाका के अंदर एक इलाके में चुनाव का प्रचार कर रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात हमलावर ने उसके सर में गोली मार दी। अब जैसे उसके सर में गोली मारी गई, अचानक से ही पूरे देश में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। जंगल की आग की तरह जब ये खबर फैलती है, इसी के जस्ट बाद वहाँ के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो हादी है उसके ऊपर ये जो हमला हुआ है उसमें शेख हसीना के लोगों का हाथ है और साथ ही भारत ने भी इसमें सपोर्ट किया है। इसी के बाद भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना और वहाँ पे दंगे भड़कने का काम शुरू हो जाता है। आलम ये था कि भारत की जो एम्बेसी बांग्लादेश के अंदर है उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश हुई थी। आप उसका पहले वीडियो देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मादी भीड़ बकायदा हमला करने के लिए आगे आ रही थी। वो तो गलीमत हो कि बांग्लादेश की आर्मी ने वहाँ पे मोर्चा संभाला और हमारे देश के जो राजदूत वहाँ पे रह रहे थे उनको सुरक्षित वहाँ से निकालने की कोशिश की। यहाँ तक भी गलीमत है। लेकिन इसी के जस्ट बाद 15 तारीख को खबर निकल के सामने आती है कि जिस हादी को गोली मारी गई थी, जिसका इलाज सिंगापुर में चल रहा था, उसकी गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। अब जैसे ये खबर निकल के सामने आई, वहाँ के जो कट्टर इस्लामी सोच के लोग थे वो सड़कों पे उतर आते हैं और उतरने के बाद हिंसक प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन का लेवल क्या था, किस हिसाब से वहाँ पे जो सरकारी संपत्ति समेत वहाँ की जो न्यूज एजेंसीज थी, वहाँ के जो मीडिया हाउसेस थे और वो तमाम चीज़ें जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही थी, जो वहाँ की कट्टर इस्लामिक सोच को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसको किस हिसाब से नुकसान पहुँचाया जा रहा था, उसका वीडियो देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश की सरकार जो मौके पे है वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी और उसके फेल्योर का नतीजा है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर गए और न जाने कितने लोग की संपत्ति और न जाने कितने लोग की जिंदगी उन्होंने तबाह कर दी। आलम यह था कि जिस सरकारी संस्थान में लोग काम कर रहे थे उसकी 9वीं मंजिल पे लोग फंसे हुए थे और जो ग्राउंड फ्लोर था उसको आग लगा दिया गया। वहाँ की जो आर्मी है जो ये दावा कर रही है कि हम सिचुएशन संभाल लेंगे, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें 20 मिनट की मोहलत दे दें, हम 20 मिनट में यहाँ से कुछ लोगों को निकाल लें, उसके बाद आपको जो करना होगा करें। आप उसका भी वीडियो देख लें। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं बांग्लादेश की आर्मी तक ने हथियार डाल दिए और केवल रिक्वेस्ट करके वहां से लोगों की जान बचाई जा रही। यानी अगर लोग चाहेंगे तो जान बचेगी, लोग चाहेंगे तो आर्मी लेके लोगों को जाएगी, अदरवाइज नहीं। यहां तक भी गलीमत थी। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश में ही एक जगह लगती है, एक जिला है मैमनसिंह जिला, और इसी जिले में एक दुबलिया पारा इलाका है। इसी इलाके में गारमेंट फैक्ट्री है और इसी गारमेंट फैक्ट्री में एक शख्स जिसका नाम है दीपू चंद्र दास, वो काम किया करता था। दीपू चंद्र दास एक मजदूर था, दलित था, इसके पास ना कोई पैसा था, ना कोई रुतबा था, ना कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी।
जो भी 4-6 हज़ार उसको मिलता था महीने का, उससे अपना और अपने घर का खर्च चलाया करता था। लेकिन इसी दौरान इसी उन्मादी भीड़ को किसी ने मैसेज भेज दिया कि दीपू चंद यादव वो फैक्ट्री का मजदूर मोहम्मद साहब का अपमान कर रहा। अब जैसे ही ये बात निकल के सामने आई, अचानक से ये उन्मादी भीड़ इस मैमनपुर जिले में पहुंचती है। पहुंचने के बाद दीपू चंद दास की तलाश करती है। तलाश करते करते अचानक से दीपू चंद दास इनके हत्थे चढ़ता है और हत्थे चढ़ने के बाद सबसे पहले दीपू चंद दास को ये लोग पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस निंदा की, क्या तुमने मोहम्मद साहब को गाली दी। जब ये तमाम सवाल पूछा जाता तब ये दीपू चंद दास कहता है कि साहब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बस की बात नहीं इतनी ऊंची चीज़ें करना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ये तमाम सफाइयाँ वो देता रहता। लेकिन इसी दौरान किसी शख्स ने पहला थप्पड़ मारा और जैसे ही पहला थप्पड़ मारा गया उसी के जस्ट बाद अचानक से लातों घूसों की बरसात होती है। वीडियो में आपको क्लियर दिखा भी नहीं सकता, इतना विवस्त वीडियो कि अगर आप देखेंगे तो शायद 1-2 दिन तक आप खाना ना खा पाए। लातों से मारा जाता है, घूसों से मारा जाता है, बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है, उसके बाद पत्थरों से कुचला जाता है, पूरा जिस्म हर जगह से फट जाता है, हर जगह से खून निकलता है और पीट पीट के उन्मादी भीड़ मार डालती है दीपू चंद दास को। जैसे ही दीपू चंद दास को मार दिया जाता है, इसी के जस्ट बाद इन आतंकवादियों के जहन में एक दूसरा ख्याल आता है कि क्यों ना कुछ और किया जाए। इसके बाद ये लोग उसके तमाम कपड़ों को उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद उसके पैजामे से ही उसको एक पेड़ से बांध के लटकाते हैं। लटकाने के बाद पहले तो अल्लाह अकबर और तमाम धार्मिक नारे लगाते हैं और इसी के जस्ट बाद उसकी डेड बॉडी को पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं और बाकायदा इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं। और इसके जस्ट बाद भारत विरोधी नारे और भारत विरोधी प्रदर्शन कैसे होता है उसका भी आप एक वीडियो देख लें। संसदे संसदे राजपथे राजपथे दिल्ली থেকে मुझे बात 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 इनकलाब इनकलाब। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो लोग ऐसे कामों को कर रहे हैं, उनके मन में एक रश्क, एक जलन, एक ईर्ष्या अगर किसी चीज के लिए है तो वो भारत के लिए है। भारत को टारगेट करने के चक्कर में वो वहाँ के रह रहे हिंदुओं को, वहाँ पे रह रहे जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पे जो रह रहे दलित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा, उनको मारा जा रहा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो सरकार, जो पार्टी हमेशा कहती है कि हम बचाएंगे, हम हिफाजत करेंगे, वो आज खामोश है। तमाम लोग अभी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे कि ये बांग्लादेश की घटना, इसमें मोदी सरकार क्या कर सकती है। उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता सकता हूँ कि भाई साहब करने को बहुत कुछ कर सकती है और अगर नहीं करना था तो ये CAA, NRC ये क्यों लाया गया था? इसीलिए ना कि जो अल्पसंख्यक अपने देश में पीड़ित हैं और नॉन मुस्लिम उनको भारत में शरण दिया जाए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपोजिशन ने इसका विरोध किया, लेकिन माफ कीजिएगा, जो बिल सत्तारूढ़ पार्टी पास करना चाहती है उसको कर ले जाती है। इस बात को आप बखूबी समझते हैं। सवाल आज उन तमाम लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि कभी भी इस्लाम के लोग गलत नहीं कर सकते, जो ये कहते हैं कि मुसलमान कभी गलत नहीं हो सकता। उन सबसे एक सवाल है कि भाई साहब फिर ये लोग कौन है? इन्होंने कौन सी किताब पढ़ रखी है? अगर कोई मुसलमान अच्छा करे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक मुसलमान था जिसका नाम अहमद अल अहमद था, उसने अच्छा किया तो तमाम मुसलमानों ने इसके पीछे शरण लेके ये बताने की कोशिश की कि देखो यही मुसलमान है। तो अगर आप अच्छी चीज़ों का क्रेडिट ले रहे हैं तो इस बुरी चीज़ का भी क्रेडिट कौन लेगा? और साथ ही कौन क्रेडिट लेगा कौन नहीं लेगा, ये तो बात की बात है। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हिंदुओं में अपर कास्ट ने हमेशा दलितों पर अत्याचार किया, वो भी अपनी आंखें खोल के देख ले कि बांग्लादेश में दलितों के साथ क्या हो रहा और आज उनका स्टैंड क्या है। और सरकार से ये सवाल है कि भाई हमारे एम्बेसी पे हमला होने की कोशिश हो गई, अब इससे ज़्यादा आपके ऊपर कोई हमला क्या करेगा और आपका स्टैंड क्या है? आपकी दोस्ती रशिया से, आपकी दोस्ती इजराइल से, इन दोनों देशों से आपने कुछ नहीं सीखा। आप केवल बातचीत करते हैं, आप केवल 56 मुस्लिम देशों का घूम घूम के दौरा करते हैं, बाकी जहाँ एक्चुअल एक्शन लेने की बात होती है आप वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। बहरहाल मैं खामोश नहीं रह सकता, इस वजह से मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये सवाल उठाया जाए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसका जवाब कौन देगा? क्या केवल भारत में बैठ के हम टीवी पे पॉपकॉर्न खाते हुए इन तमाम सोच को जब देखेंगे, देखने के बाद 2-4 मिनट तक सोचेंगे कि यार जो हुआ बुरा हुआ, फिर सोचेंगे कि यार इससे हमारा क्या लेना देना, या फिर सच में हम कुछ करने की कुव्वत भी रखते हैं? खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा
और इस वीडियो को कम से कम 2-4 लोगों से शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप अच्छी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।